हेलो, गुड मॉर्निंग। बच्चों, अभी तक मैंने आपको पॉजिटिव साइकोलॉजी के गोल एंड एजम्पशंस के बारे में बताया था। उसी क्रम में आज मैं आपको बताऊंगी कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के पढ़ने की आवश्यकता क्यों है। आज सकारात्मक मनोविज्ञान के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है और मनोवैज्ञानिकों ने इस ओर अपनी रुचि दिखाई है। इसका मुख्य कारण है इसकी संपूर्णता। पूर्व में भी अनेक विषय रहे, लेकिन वे आंशिक होते थे और उन पर विचार सीमित या अंशों में होते थे, इसलिए प्रचलित नहीं हो पाए। लेकिन यह तथ्य पूर्ण है क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही एस्पेक्ट्स को देखा जाता है, इसलिए ये ज़्यादा लोकप्रिय या इस ओर मनोवैज्ञानिकों की रुचि उत्पन्न हुई। देखा जाता है कि संपन्नता तथा व्यक्ति की परेशानियां, इन दोनों के मध्य अंतर क्यों दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो लोग संपन्न हैं वह खुश क्यों नहीं है, ऐसा क्यों है? उत्तर है व्यक्तिगत संतोष। हमें समृद्धि की सीमाओं की पहचान करनी होगी, तभी स्वस्थ एवं संतोषजनक जीवन को पहचाना जा सकेगा और जो कार्य सकारात्मक मनोविज्ञान ने किया है। We get a fuller understanding of human experience by focusing on both positive and negative aspects of life. In today's world, it will help people with disabilities, illness, people suffering from stress or other deficits life more content and fulfilled lives. हम एक पूर्ण ह्यूमन एक्सपीरियंस जो होता है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स उसके जीवन के हैं, उनकी हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान में जगत में इसके माध्यम से हमें व्यक्तियों की अयोग्यताएं, उनकी बीमारियां, जो कि विभिन्न प्रकार के दबावों से गुजर रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों को और उनकी लाइफ को समझ करके उन्हें अधिक उनकी लाइफ को पूर्ण बनाने का प्रयास करते हैं या इसके अंतर्गत किया जाता है। इसलिए सकारात्मक मनोविज्ञान महत्वपूर्ण माना जाता है। बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। नंबर 1, इंक्रीज इन सेल्फ एस्टीम। इसमें व्यक्ति के स्वयं के विषय में समझ विकसित हो जाती है, वो स्वयं का मूल्यांकन करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और ये क्षमता बढ़ने से क्या फ़ायदा होता है कि व्यक्ति के चयन और निर्णय उससे प्रभावित हो जाते हैं। ये प्रेरणात्मक कार्य करती है और व्यक्ति अपनी पूर्ण क्षमताओं को निकाल सकता है। व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है, दूसरों के साथ संबंध स्थापित कर पाता है। दूसरा इसका फ़ायदा है इम्प्रूव्स रिलेशनशिप्स एंड ग्रेटर आउटलुक इन लाइफ। आपसी संबंधों में उच्चतर होते हैं, उनमें दृढ़ता आती है और जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो बेहतर बनता है। इमोशंस को हम मैनेज कर पाते हैं और दूसरों को समय दे पाते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारे दूसरों के साथ संबंध हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी का दो ये विशेष फायदे या इसके बेनिफिट्स देखे जाते हैं। सकारात्मक मनोविज्ञान के 3 स्तंभ माने जाते हैं, जिसमें पहला है पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, दूसरा है सब्जेक्टिव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तीसरा है पॉजिटिव सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज़। यहाँ पर जो पहला है जिसको कि हम कहते हैं पॉजिटिव सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस यानी सकारात्मक आत्मगत अनुभव, जिसमें
खुशी, प्रसन्नता, आनंद, आशावादिता, उम्मीद, प्रेम आते हैं। यदि हम इनको डिवाइड करें तो इनको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। पास्ट फोकसेस ऑन एक्सपीरियंस ऑफ वेल बीइंग, कंटेनमेंट, यानी पास्ट का जो संबंध है वो हमारे स्वस्थता के और संतुष्टि पर प्रकाश डालता है। प्रेजेंट एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस, वर्तमान के अंतर्गत हमारे सुख के अनुभव होते हैं। और फ्यूचर में होप फॉर द फ्यूचर, आशा। तो इस तरीके से इसको भी हम 3 भागों में बांट करके देख सकते हैं, यानी संतुष्टि, प्रसन्नता और आशावादिता। दूसरा है पॉजिटिव इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे व्यक्तिगत शक्तियां एवं मानवीय सद्गुण, जिसमें करुणा, कृतज्ञता एवं स्कंदनता जो मानसिक स्वास्थ्य के उन्नयन को बल देती है। और इसमें एक अच्छे जीवन के लिए वो सभी व्यक्तित्व के लक्षण आते हैं जो कि जीवन को सुदृढ़ बनाते हैं, जिसमें जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिए ये सारी विशेषताएं हैं। तो ये हमारे सकारात्मक व्यक्तिगत विशेषताएं हैं जो कि जीवन को सुंदर बनाती हैं। तीसरा है पॉजिटिव सोशल इंस्टीट्यूशन एंड कम्युनिटीज़, सकारात्मक सामाजिक संस्थाएं एवं समुदाय। और ये जो समुदाय है ये इसके अंतर्गत हमारी फैमिलीज़ और स्कूल्स या हमारे ऑर्गेनाइजेशन आता है। लेकिन कई बार हमने क्या देखा है कि कोई व्यक्ति अपने कार्य में असफल हो जाता है, तो ये कभी कभी क्या होता है कि वो उसके डायरेक्ट कंट्रोल में ये परिस्थितियां नहीं होती हैं और वो कई बार वहाँ पर फिट नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ की कल्चर, वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन की एक्सपेक्टेशंस वो अलग होती हैं या उससे भिन्न होती हैं उसकी व्यक्तित्व की अपनी ट्रेट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर पॉजिटिव साइकोलॉजी है वो किस प्रकार ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत उसका क्या जो पर्सपेक्टिव है इसको देखना होगा। ऑर्गेनाइजेशन, इसमें जिज्ञासा, रुचि, ये सब हमें वहाँ पर बढ़ाना होगा। लव जो हमारा प्रेम है उसको सीखना होगा उस एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर विजडम जो है या हमारी बुद्धि है उस रूप में हम इसको जान सकते हैं, तब वहाँ पर हम समायोजित हो पाएंगे। या जैसे कि हमारा डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट है, यहाँ पर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वो भी महत्वपूर्ण होते हैं। अब प्रसन्नता के यदि हम देखें तो वो 3 स्तंभ होते हैं: सुखमय जीवन, व्यस्त जीवन, अर्थपूर्ण जीवन। सकारात्मक मनोविज्ञान में सुखमय जीवन वांछित स्थिति के रूप में प्रसन्नता के निर्धारकों को समझने पर जोर देता है। सुखमय जीवन कैसे होता है? जब हमें प्रसन्नता मिलती है, जैसे कुछ लोगों द्वारा अच्छे जीवन के रूप में इसे देखा जा सकता है। जीवन की परिस्थितियाँ एवं व्यक्तिगत गुण व्यक्ति को प्रसन्न, संतुष्ट एवं परिपूर्ण बनाते हैं। क्या ऐसा है? इन सभी को इसके अंतर्गत देखा जाता है। दूसरा है व्यस्त जीवन। व्यस्त जीवन प्रसन्नता का वह पहलू है जो क्रियाओं में सक्रिय संलिप्तता रखता है। जैसे हम कोई कार्य करते हैं एवं मनोरंजन है या दूसरों के साथ हमारा उठना बैठना है, हमारी मित्र मंडली है, जिसके द्वारा हमारी प्रतिभाएं एवं शक्तियों की अभिव्यक्ति होती है और वह हमारे जीवन को उद्देश्य एवं अर्थ प्रदान करते हैं। तीसरा है अर्थपूर्ण जीवन। अर्थपूर्ण जीवन प्रसन्नता का वह पहलू है जिसे हम हमारे स्वयं के हितों एवं चिंताओं से परे सोचने के रूप में जाना जाता है। ये अर्थपूर्ण जीवन प्रसन्नता का अधिक गहरा स्थायी पहलू है जो स्वयं की अपेक्षा कुछ अधिक
विस्तृत स्तर पर दूसरों को देने एवं उसमें संलिप्त रखने जैसी सोच से उत्पन्न होता है। जब हम किसी के साथ कोई कार्य करते हैं, किसी की मदद के रूप में, किसी के विचारों को समझने के रूप में, या किसी के और एम्पैथी, तो इस रूप में ये हमारा जीवन हमें अर्थपूर्ण नज़र आता है। ये सकारात्मक संस्थाओं का नाम इसको दिया जाता है। जैसे हम किसी धार्मिक समुदाय में रहते हैं, परोपकारिता करते हैं, या किसी पर्यावरण के संदर्भ में कोई कार्य करते हैं, तो ये अच्छा जीवन जीना, ये स्वयं से परे व्यापक दृष्टिकोण रखना, यही हमारा अर्थपूर्ण जीवन का अर्थ माना जाता है। सकारात्मक मनोविज्ञान का अन्य किन किन शाखाओं से संबंध है, उसके बारे में अब आपको मैं विस्तृत रूप से बताती हूँ। इसमें इसकी 4 मुख्य शाखाएं हैं जिनके साथ इसका प्रत्यक्ष रूप से संबंध देखा जाता है, जिसमें है क्लिनिकल साइकोलॉजी नैदानिक मनोविज्ञान, हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोविज्ञान, और डेवलपमेंटल साइकोलॉजी विकासात्मक मनोविज्ञान। चौथा है सोशल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन। सबसे पहला जिसमें आता है वो हमारा है नैदानिक या हेल्थ साइकोलॉजी स्वास्थ्य मनोविज्ञान। स्वास्थ्य मनोविज्ञान से तात्पर्य है कि स्वास्थ्य के साथ सकारात्मक मनोविज्ञान का क्या संबंध है। ये संबंध इसके साथ बहुत ही घनिष्ठ है, क्योंकि सकारात्मक संवेग नकारात्मक संवेगों के समान ही शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जैसे नकारात्मक संवेगों से क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर कोई ना कोई ऐसी नकारात्मक प्रभाव देखा जाता है कि बीमारी के रूप में या डिप्रेशन के रूप में, लेकिन इनकी दिशा परिवर्तित होती है। जहाँ नकारात्मक संवेग रोग प्रदान करते हैं, वहीं सकारात्मक संवेग लाभप्रद होते हैं। ये शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को पुनः स्थापित करके संपोषित करते हैं एवं शारीरिक मनोवैज्ञानिक सामाजिक प्रतिक्रियाओं को गति प्रदान करते हैं, जिससे शरीर स्वास्थ्य, भावनात्मक स्वास्थ्य और समायोजी कौशल एवं बौद्धिक कार्यों में बढ़ोतरी होती है। अनुसंधान भी इस बात की पुष्टि करते हैं। इस क्षेत्र में बहुत सारी रिसर्चेज की गई हैं और जिसके आधार पर ये निष्कर्ष प्राप्त होता है कि यदि व्यक्ति में तनाव है, क्रोध है, रोष, असंतोष, चिंता, ये सारे नकारात्मक संवेग हैं, तो संभवतः स्वास्थ्य पर उसका विपरीत प्रभाव डलेगा। क्योंकि इसमें मस्तिष्क, इसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे मस्तिष्क में अंदर ही अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं प्रतिरक्षा तंत्र के संचालन की क्रियाविधि प्रभावी हो सकती है। क्योंकि संकुचन होता है, या तो उसका सीक्रेशन ज़्यादा होगा या उसमें सीक्रेशन कम होगा, तो उसकी जो हमारे प्रतिरक्षा तंत्र के संचालन की क्रियाविधि है वो तो स्वाभाविक रूप से प्रभावित होगी। और ऐसा भी देखा जाता है कि यदि व्यक्ति बहुत लंबे समय तक तनाव में रहता है, तब उसके बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। इसका कारण यह भी हो सकता है कि उसमें प्रतिरक्षा तंत्र की कार्यविधि का दमन हो जाता है और हमारे शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। लेकिन सकारात्मक संवेग संतोष है, जैसे खुशी, स्नेह, रुचि, व्यक्ति के चिंता एवं कार्यशीलता को बढ़ाते हैं। क्योंकि ये सारे सुखद एस्पेक्ट्स हैं हमारे, तो इससे हमारे अंदर उत्साह होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो कार्यशीलता तो अपने आप ही बढ़ेगी। और ऐसा देखा जाता है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में खुश होते हैं, संतुष्ट होते हैं, वे उन लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित रहते हैं जिनका भावनात्मक जीवन कम सकारात्मक होता है, यानी जिसमें फीलिंग पॉजिटिव नहीं होती है। दूसरा क्षेत्र है हमारा क्लिनिकल या नैदानिक मनोविज्ञान। जिस तरीके से हमारा स्वास्थ्य के साथ घनिष्ठ संबंध है सकारात्मक मनोविज्ञान का, उसी तरीके से नैदानिक मनोविज्ञान के साथ भी इसका संबंध देखा जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वास्थ्य मनोवैज्ञानिकों का मत है
कि उनका कार्य मनोवैज्ञानिक व्यथा को कम करना है और आवश्यकता पड़ने पर रोगी की सहायता करना है। तो ये सोच थी, लेकिन धीरे धीरे नैदानिक मनोविज्ञान जब आया तो इसने केवल मनोविकृतियों के उपचार तक ही स्वयं को सीमित नहीं रखा। बीमारी की रोकथाम के साथ साथ क्या है, सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य के विकास पर भी ध्यान दिया। बीमारियों को दूर करना ही, उसके लक्षणों को कम करना इतना ही पर्याप्त नहीं है, या साथ ही साथ सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य या सोच में भी हमें बदलाव लाना होगा, इस पर ध्यान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप एक डिजीज मॉडल को विकसित किया गया। तीसरा है विकासात्मक मनोविज्ञान। विकासात्मक मनोविज्ञान का कार्य उन परिस्थितियों की जांच करना है जो स्वस्थ विकास को खतरा पहुंचा सकती हैं। हमारा जो विकास का क्रम है वो जन्म से लेकर के निरंतर चलता रहता है। तो ये जो हमारे स्वास्थ्य के विकास में कोई भी ऐसा स्तर ना आए, ऐसी स्तर के अंदर परिस्थितियां ना आए जहाँ पर कि खतरा हो। तो ये अभाव मॉडल केंद्रित मॉडल के अनुसार ये माना जाता है कि अधिकांशतः बच्चों का विकास विपरीत परिस्थितियों में हो रहा है, जैसे गरीबी है, शोषण है, माता पिता का व्यसन है, मानसिक बीमारी इत्यादि। तो ऐसे बच्चों का सामाजिक, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास स्वस्थ वातावरण में पले बच्चों की तुलना में कम होगा। ये भी एक स्वाभाविक सा तथ्य सामने आता है। लेकिन 1970 में इस मान्यता में परिवर्तन प्रारंभ हो गया, जब मनोचिकित्सकों एवं मनोवैज्ञानिकों का ध्यान बच्चों वयस्कों में निहित लचीलेपन की ओर गया। रेजिलियंस की जो उनके अंदर पावर थी उस पर देखा गया, जिसमें निहित गुण व क्षमताएं जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए अभी विकसित नहीं हुई थी। व्यक्ति के लचीलेपन की विशेषता ये होती है कि उसे जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने में सहायता प्रदान करती हैं। और लचीलापन क्या होता है, कठिन परिस्थितियों में भी अनुकूलन की योग्यता का होना, ताकि विकास अच्छे से हो सके और अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके। तो ये विकासात्मक मनोविज्ञान में सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध या उसका योगदान देखा जाता है। इसी तरीके से सोशल पर्सनैलिटी एंड साइकोलॉजी ऑफ रिलीजन, इन तीनों के साथ क्या संबंध है, तो इसमें पहला है सामाजिक सकारात्मक मनोविज्ञान का संबंध न केवल स्वास्थ्य निदान और विकासात्मक पक्ष के साथ है, बल्कि साथ ही साथ सामाजिक और व्यक्तित्व तथा धर्म से भी जुड़ा हुआ है। अब सबसे पहले देखा जाए तो समाज, जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का प्रभाव उसके शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर पड़ता है। हमारे यदि स्वस्थ किसी के साथ संबंध नहीं तो हमारे अंदर क्या आता है, फ्रस्ट्रेशन। ये सामाजिक संबंध हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। जब कोई व्यक्ति दूसरे से सहायता प्राप्त करता है या दूसरों को सहयोग प्रदान करता है, तो इन दोनों से ही उसे क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है। जब कोई व्यक्ति जीवन में व्यक्ति कोई कितना संतुष्ट है, ये उसके सामाजिक संबंधों पर निर्भर करता है। हमारी जो संतुष्टि का एक स्तर है हमारे संबंधों को रिफ्लेक्ट करता है। अनेक मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से भी इस बात की पुष्टि होती है। हमारे मित्र यदि अच्छे हैं और ज़्यादा हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तरीके की संतुष्टि और एक सिक्योरिटी मिलती है, जिससे कि हमारा डेवलपमेंट या हमारा एक व्यक्तित्व विकास है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है। इसी तरीके से व्यक्तित्व मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं कि सकारात्मक शील गुण एवं शक्तियाँ व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता का आधार होती हैं, जिसमें आशावादिता, हम किसी के प्रति हमारा आशा रखना, जीवन के प्रति हमारा आशावादिता का दृष्टिकोण, या आत्मसम्मान, हम स्वयं के बारे में अपने मूल्यांकन करें और अपनी शक्तियों को पहचानें और उसको सम्मान दें। निराशावादी दृष्टिकोण नहीं रखें। बहिर्मुखता, लोगों से मिलना जुलना, सकारात्मक जीवन दृष्टिकोण आदि ये क्या करते हैं, हमारी प्रसन्नता को बढ़ाने वाले होते हैं।
सकारात्मक मनोविज्ञान में क्षमा, आशा, मानवीयता, लचीलापन, धैर्य के साथ साथ आध्यात्मिकता भी एक महत्वपूर्ण प्रत्यय जुड़ गया है, जो कि धर्म का अभिन्न भाग है, जिसका व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य में के साथ अत्यंत घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। धर्म को हम सकारात्मक मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण विषय मानते हैं, क्योंकि खैरियत, खुशहाली के लिए धर्म एक सार्थक आधारशिला का कार्य करता है। इसके अंतर्गत क्या आता है, हमारे जितने सद्गुण आते हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जैसे कृतज्ञता, देने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों को संतोष प्रदान करती है, या सहयोग, हम किसी को कभी परोपकारिता का जो हमारा गुण है उसके आधार पर हम कोई कार्य करते हैं तो ये क्या देता है, हमें संतुष्टि देता है। तो इस तरीके से सकारात्मक मनोविज्ञान की विभिन्न शाखाओं के साथ उसका घनिष्ठ संबंध देखा जाता है।